हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतिहास से संबंधित। देखिए, तो इसमें होगा प्राचीन भारत। ठीक है, और ये रोमिल्ला थापर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक पुस्तक है। इसमें डिटेल वाइज आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, इस पुस्तक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इसको समझें। विषय सूची में देखिए, आप देखिए, भारतीय इतिहास का अध्ययन में हम लोग ये सब पॉइंट्स के द्वारा ये सब बातें एकदम डिटेल से समझेंगे। आपको पहले नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, हर एग्ज़ाम में इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको 100% आपका कवर हो जाएगा। प्री मेंस इंटरव्यू सभी में काम आएगा। इस वजह से आप लोग इसके नोट्स भी बनाएं। ठीक है, बार बार इधर उधर ना भटकें, ऑथेंटिक पढ़ें। चलिए देखिए, आदिम मानव, जीवन का आरंभ, नगर जीवन का आरंभ, वैदिक युग का जीवन। आपने कई बार वैदिक युग से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। हर बार अलग अलग आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता। छोटे मोटे नोट्स देख लेते हैं और आपका हो जाता है बेड़ा पार। ऐसा नहीं हो पाता बेड़ा पार की जगह खत्म हो जाता है बेड़ा पार। इस वजह से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वैदिक युग का जीवन और भारत 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य, भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। और गुप्त काल के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा छोटे छोटे राज्यों का युग और भारत और संसार। इस प्रकार से आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, भारत इतिहास का अध्ययन। तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। गुजरे हुए जमाने को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। इसका तात्पर्य अतीत को समझने का प्रयास करने से भी है। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फ्रेंड्स, इतना हमने आपको बता दिया। अब आप सोचोगे ये क्या पढ़ा रही है मैडम। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पूरा पूरा पढ़ोगे तो आपकी समझ विकसित होगी। इस वजह से इसको भी बिल्कुल स्किप मत करें। शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इधर उधर स्किप करके आपको कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा। इस वजह से ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि तभी तुम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तभी तुम्हें अपने देश की कहानी मालूम होगी। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले हुई। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों तारीखों और घटनाओं की अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता है। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, एक जमाना था जब समझा जाता था कि कला, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी संस्कृति है। अब संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिकों के अलावा उन सामान्य लोग जैसे व्यापारियों, कारीगरों, किसानों, मजदूरों के बारे में भी जानकारी रहती है, जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया अपना। ठीक है, इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का और साथ ही साथ धर्मों का अध्ययन होता है। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता था, बल्कि निचले वर्गों के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना, वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी नहीं थे। याद रखना, से बाहर से आकर भारत में बस गए। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में वे घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य, बोलियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हो गए। हमारे कई मौजूदा विचारों के बारे में हम सोचते हैं कि ये पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इसलिए यह सही है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। फ्रेंड्स, इतिहास की जानकारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन करके सावधानी से उपयोग करना। प्राचीन काल के इतिहासवेताओं को विभिन्न किस्म की स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता था।
पड़ता है। इसमें कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं, इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्री को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि इतिहासवेत्ता अतीत के किसी विचार को प्रस्तुत करने के बारे में जो दलीलें देते हैं वे बुद्धि संगत होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना और भी ज़्यादा जरूरी है। केवल इसी तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अतीत का अध्ययन ही दिलचस्प होता है। यह गड़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी चीज़ है। इस खेल में खजाने को खोजने के लिए विभिन्न जगहों पर सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पर उन्हें अगले सुराग का पता चल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अनंत तुम खजाने तक पहुंच जाते। इतिहास के मामले में खजाने का अर्थ यह जानना कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या घटित हुआ। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी उनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नज़दीक के अतीत के बारे में हम लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है, जबकि अभी छपाई का ज्ञान नहीं था। उस युग के हमें कागज़ पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते, परंतु उससे भी पहले के युग में जब कागज़ नहीं बना था, लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों ठीक है पर लिखे जाते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर भी उकेरे जाते थे। अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा भी समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उन चीज़ों से मिलती है जो वे छोड़ गए, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन, मृद भांड या उनके हथियार और औजार। वे ठोस चीज़ें, इन्हें हम देखते हैं, छू सकते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने को खोज निकालने के खेल के सुराग हैं। सुराग अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी हस्तलिपियों का होता है। हस्तलिपियाँ देखिए कुछ इस प्रकार से हस्तलिपियाँ हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से ठीक है। ब्राह्मी लिपि में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिली होंगी फ्रेंड्स। ये देवनागरी है। भारत एक महान देश, इस प्रकार से ये गुजराती में लिखा है। उन पुस्तकों को कहते हैं, इधर देखिए, हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों या कागज़ पर हाथ से लिखी गई हों। आमतौर पर कागज़ पर लिखी हुई हस्तलिपियाँ ही अधिक मिलती हैं फ्रेंड्स। यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी कि ताड़पत्रों या भोजपत्र पर लिखी गई पुस्तकें ठीक है। ये ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी गई हैं उनमें से कुछ भाषा आज हमारे देश में नहीं बोली जाती है, जैसे कि पाली, प्राकृत भाषा ठीक है। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम इन्हें अपने घरों में नहीं बोलते। तमिल भाषा में भी पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली इस तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य भी मिलता है। शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं ठीक है। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्राय यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। पश्चिमी एशिया में पुस्तकें अरबी तथा हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। भारत की हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में लिखी गई हैं वे हमारी आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें देवनागरी में लिखी गई हैं। देवनागरी में लिखी इन पुस्तकों को तुम पढ़ तो सकोगे, परंतु जब तुम इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा जब तक तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम समझ नहीं पाओगे इन पुस्तकों में क्या लिखा है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही है। उस जमाने के अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। इस अधिक प्राचीन लिपि में लिखी गई असलिपियाँ आज नहीं मिलती हैं, पर उस जमाने के अभिलेख आज भी मिलते। पत्थर की सतह पर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में अनेक अभिलेख मिले हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए यह अभिलेख एक प्रकार के सुरागों का काम करते हैं। हस्तलिखित पोथियाँ प्राप्त पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स
ठीक है। भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां, अनेक किस्म की ऐसी चीजें होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं। कुछ अति प्राचीन नगर और गांव या तो उजड़ गए हैं या नष्ट हो गए और उनके मकान धरती के भीतर समा गए हैं। उनका उत्खनन करना पड़ता है, यानी उन्हें धरती के भीतर खोदकर निकाला जाता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर, उनका उत्खनन करने की जरूरत ही नहीं। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिली कि हजारों साल पहले के भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का रहा। उसे हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपने जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ना वे अपना भोजन पकाते थे और ना कपड़े सिले होते थे, ना ही उनके घर होते थे, क्योंकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे। पौधे और पेड़ों से जो मिलता उसी पर गुजारा करते थे और पशुओं को पालने की वजह उनका शिकार रहता था, इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते थे। आगे जब धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के पौधे तथा पशुओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी मिली और उनके औजारों और काम करने के ढंग में सुधार हुआ, तब उनका जीवन सुविधाजनक बनता गया। अंत में उन्हें पौधे उगाने और पशु पालने के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को खाद्य उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तब मानव केवल उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गया था जो प्रकृति में सहज मिल जाती हैं, बल्कि उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। जीवन में यह एक बहुत बड़ा सुधार था। जल्दी इन लोगों के जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार हुआ कि वे न केवल बढ़िया झोपड़ियों में रहने लगे, बल्कि उन्हें चिंतन करने, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने और अपना रहन सहन सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीप है, परंतु इसके भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत हैं वे भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, परंतु इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इनमें से दोनों ओर आते जाते रहे। ये पहाड़ियाँ दर्रे विचारों के आदान प्रदान के मार्ग भी बने हैं। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ बस गए। आरंभ में यहाँ घने जंगल थे, धीरे धीरे इन जंगलों को काटा गया, जमीन को कृषि योग्य बनाया गया था, तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कोलकाता तक रेल यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत नजर आएंगे। हाँ, यकीन करना कठिन है कि किसी समय इस क्षेत्र में घने जंगल थे। फ्रेंड्स, भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है जिसमें अनेक नदियां बहती हैं। आरंभ में नदियों के इन घाटियों में ही आदमी ने अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र में भी उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ क्योंकि यहाँ अनेक नदियाँ डेल्टा बना थीं। इन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता था, वहाँ अधिक बस्तियाँ स्थापित हो जाती। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन करने के लिए वस्तुओं के बीच अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते। लेन देन से व्यापार का जन्म होता, संपर्क सूत्र व्यापारी मार्गों में बदल जाते, व्यापार से लोगों के आवागमन को बढ़ावा मिलता, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते और इस प्रकार लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता। सबसे पहले लेन देन और आवागमन करने वाले वे पशुचारी लोग थे जो अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों तक ले जाते, आबाद हुए किसानों से संबंध स्थापित करते और अपने साथ लेन देन की कुछ चीज़ें लेकर चले जाते। जहाँ ऐसे लेन देन में सफलता मिली वहाँ धीरे धीरे लेन देन के काम का पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया और तब वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला। इसलिए पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। कौन लोग कहाँ से आए, यह जानने का एक तरीका है उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन। कौन लोग कहाँ से आए ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो करना देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाते हैं। तब इन लोगों की भाषाओं का स्थानीय लोगों की भाषा के साथ मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से एक नई भाषा का जन्म होता है। फ्रेंड्स, जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता है उनका जीवन तेजी से बदलता है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो दूसरे से कटे हुए अलग अलग बने रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों में कम परिवर्तन होता है। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें
जिन्हें उन्हें हम आदिम जनजाति या आदिम संस्कृतियाँ कहते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अध्ययन में इनका बड़ा महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान है जब जब भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा था। इनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद है जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसे आदिम संस्कृतियाँ अभी भी जीवित है। इनसे हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से पुरातात्विक स्थल थे फ्रेंड्स। देखिए, आदिम मानव, खानाबदोश मनुष्य। देखिए, उन लोगों को जो शिकार करते थे और जिनका जीवन पौधों व फलों पर निर्भर था, स्थायी जीवन में परिवर्तन होने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 1 लाख साल लग गए थे, 3 लाख साल लग गए थे। ठीक है, तो परंतु एक बार यह सीखने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता उतनी ही अधिक तेजी से उन्नति करता। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे खाते थे और जानवर मिल जाते उनका शिकार करते। वे साग भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खत्म कर देते तो भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता। इस प्रकार जब वे एक स्थान पर जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार करते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते, अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए सरल स्थान बना लेते। उन्हें 2 चीज़ों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवरों का। आदि मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते या बिजली क्यों चमकती, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता। बाघ, शेर, चीता, हाथी, गेड़े जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते थे। इन दिनों भारत में खूब जंगल थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर थे, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। सर्वोत्तम उपाय क्या था? आग। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। ठीक है, आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई थी। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह सूखी पत्तियों टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया और इससे रहन सहन में बड़ा सुधार भी हुआ था। इस प्रकार आग की खोज को हम एक महान खोज कहते हैं। कुछ इस प्रकार से पत्थर थे फ्रेंड्स, और ये आगे दोनों हाथ में। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने घसीटा और फिर आग निकली है ना। इस प्रकार से ये औजार बनाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से नुकीले औजार थे, आदि मानव द्वारा प्रयुक्त औजार। औजार और हथियार देखे हैं। चकमक पत्थर का, ठीक है, आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। कौन सा पत्थर? चकमक पत्थर, याद रख लेना। ठीक है, चकमक पत्थर कठोर परंतु इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते, इसलिए इसे तरह तरह के आकार दिए जाते। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। इस तरह की कुछ चीज़ें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों में मिली। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, बसूले बनाए जाते थे। ठीक है, आरंभ में बिना मुठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो प्राय बड़े बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती और
तब बारीक काम के लिए चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता है, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए खाद्य संग्रह पर नदी या झरने के किनारे रहते थे। यदि तुम हिमालय की तराई की नदियों के पाटों पे या दक्कन के पठार के कुछ भागों में जैसे नर्मदा की घाटी में हिमालय की तराई की नदियों के पाटों या दक्कन के पठार के कुछ भागों में जैसे नर्मदा की घाटी में घूमो और जमीन में गौर से देखो तो यदा कदा आदि मानव का ऐसा कोई औजार तुम्हारे हाथ लग सकता है। पुरातत्ववेत्ता ने इन औजारों को अश्मोपकरण कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता ने इन औजारों को अश्मोपकरण कहा है।